नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुश्किल में घिरते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, असली नकली टीएमसी पर शुरू हुई सुनवाई की। देखेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अब आरएसएस ने उठाए क्या सवाल, यूपी टीईटी परीक्षा देने वाले छात्रों के निशाने पर क्यों आई बीजेपी, जानेंगे क्या नीतीश कुमार की जासूसी करा रही है सम्राट चौधरी की सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा भक्ति का दिखावा, लूट का पेशा, यही आरएसएस का असली चेहरा। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगी रोक, डिस्कॉम पर बकाया करीब 38,500 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट से जुड़ा है मामला। चलते ई रिक्शा को बंद करने वाले चाइनीज ऐप पर लगा बैन, ब्लूटूथ के जरिए चलती रिक्शा की बैटरी ऑफ करने से चालकों को हो रही थी परेशानी, आईटी मंत्रालय ने दी जानकारी। महाकाल के मंदिर में भी हो रही है चंदा चोरी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, मंदिर में चंदा चोरों से सावधान का बैनर लगाने की कही बात। और शेयर बाजार में तेजी, 261 अंकों की बढ़त के साथ 77,763 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 95 अंकों की बढ़त के साथ 24,270 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 24 सियासी दलों ने वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। कहा है कि वोट चोरी रोकने के लिए कोर्ट को सख्त फैसला लेना चाहिए। लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। सियासी दलों की इस चिट्ठी में और क्या कुछ है खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट रूप से लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विपक्ष के 23 दलों ने एक साथ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक खत लिखकर सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये खत अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही देश में चुनावी लोकतंत्र के लिए मोदी शाह सरकार को सबसे बड़ा खतरा बताया है। खत में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने लिखा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हमने ये असामान्य रास्ता चुना है। जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसीलिए जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो ये लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। हम न्यायपालिका पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है तब हम अदालतों का रुख करते हैं। जब ये भी विफल हो जाती है तो ये सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं। संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। इन संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जनता की असली इच्छा को प्रभावित कर सकती है। इस खत में एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग पर बीजेपी के हक में काम करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में गरीबों, अशिक्षितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित किया गया। हमें न्यायपालिका पर अंतिम भरोसा है। चिट्ठी को शेयर करते हुए वेणुगोपाल ने लिखा है, हमारी न्यायपालिका की ये भूमिका है कि वो कार्यपालिका की मनमानी से हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे, खासकर ऐसी सरकार से जो उस संवैधानिक ढांचे को खत्म करने पर तुली हो जिससे हमें लोकतंत्र मिला है। हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट पर यही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अन्याय न हो। तो इससे साफ है कि अब विपक्षी दलों ने सीजेआई को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो उनकी चिंताओं को दूर करें। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों से घिरी रही। सबसे पहले इसे बिहार में लागू किया गया, वो भी तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में इसकी टाइमिंग और जिस तरह इसके तहत लोगों की नागरिकता पर सवाल उठे, उसे लेकर चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर भी बहस छिड़ गई। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया चुनावों में धांधली के लिए लाई गई है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। विपक्ष के ये आरोप तब और मजबूत हो गए जब इस प्रक्रिया के तहत बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव से ठीक पहले लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और चुनाव के नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले रहे। बीजेपी को दोनों ही राज्यों में बम्पर जीत मिली, जिसके बाद अब विपक्षी दलों ने भी ठान ली है कि चुनाव आयोग की ये मनमानी और नहीं चलेगी।
उन्होंने अपने खत में साफ कहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सूर्यकांत से काफी उम्मीदें जताई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि हम ये लेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए और इस उम्मीद से जारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रोसेस की ईमानदारी, जवाबदेही और उसमें भरोसे को वापस लाने के लिए तुरंत जरूरी कड़े कदम उठाएगा। इंडिया गठबंधन के इस कदम ने चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वो इस मांग को लेकर क्या कदम उठाता है। यहां सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं। सीजीआई इस चिट्ठी पर कब सुनवाई करेंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जरूर सुनवाई शुरू कर चुके हैं, वो भी असली और नकली टीएमसी पर। उन्होंने दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। यानी ज्ञानेश कुमार जो खुद सवालों में है, वो अब टीएमसी पर दावेदारी को लेकर फैसला करने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर मचा सियासी तूफान लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के अंदर नेतृत्व और संगठन पर अधिकार को लेकर दोनों गुट आमने सामने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने इस पूरे विवाद को गंभीरता से लेते हुए ममता बनर्जी और ऋत्विक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों नेताओं से पार्टी की संगठनात्मक संरचना, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और पार्टी के वैध प्रतिनिधित्व को लेकर किए गए विरोधाभासी दावों पर जवाब मांगा है। दोनों पक्षों को 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का अपना पक्ष लिखित रूप में आयोग के सामने रखने का निर्देश दिया गया है। दरअसल ये विवाद तब और गहरा हो गया जब टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खुद को पार्टी का असली प्रतिनिधि बताया। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 2/3 संगठन का समर्थन उनके साथ है और इसलिए वही वास्तविक टीएमसी है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से पार्टी के संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी बात रखी। हालांकि टीएमसी के आधिकारिक नेतृत्व ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी सांसद सौगत राय ने बागी गुट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऋत्विक बनर्जी को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। ऐसे में उन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। जब संबंधित नेता पार्टी का हिस्सा ही नहीं है तो चुनाव आयोग ने उनसे अलग बैठक क्यों की। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी बागी गुट को अवैध बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नियम साफ है, केवल पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ही आयोग से संपर्क कर सकता है। कुछ लोगों के इकट्ठा हो जाने से कोई वैध गुट नहीं बन जाता और निष्कासित सदस्य पार्टी की ओर से दावा नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी का ये आंतरिक संघर्ष आने वाले दिनों में और गहराएगा या फिर चुनाव आयोग की प्रक्रिया इस विवाद का कोई रास्ता निकालेगी। ज्ञानेश कुमार क्या फैसला लेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर फैसला लेंगे तो ममता का पक्ष मजबूत दिख रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के फैसले पर सभी की नजरें हैं। वैसे नजरें तो इस वक्त अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पर भी टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी मंदिर ट्रस्ट से लेकर आरएसएस तक सवालों में सब के सब आ गए हैं। चढ़ावा चोरी करने वाले लोग इसी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बचा कौन रहा है? क्या वो जेल जाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा। अभी तक ये मामला चोरी तक सीमित था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर भी बड़ा खेल मंदिर के अंदर चल रहा था, जिसको चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव बाकी आरोपियों के साथ मिलकर अंजाम दे रहा था। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने बताया कि वीआईपी दर्शन की व्यवस्था का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। श्रद्धालुओं को जल्द और सहज दर्शन का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी और इस तरह लोगों से वसूली करके लूटा गया पैसा गिरोह के सदस्यों के बीच नियमित रूप से बांटा जाता था। भले ही हर चीज में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम ही लिया जा रहा है, लेकिन शक की सुई अब भी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय पर ही आकर रुक रही है, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि अकेले टिन्नू के बस की नहीं है इतनी बड़ी हेराफेरी को अंजाम देना। ऐसे में सबका शक चंपत राय पर जाता है, क्योंकि टिन्नू चंपत का कितना करीबी है ये सब जानते हैं। ऐसे में गाज चंपत राय पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। खुद बीजेपी के नेता भी ये बात कह रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और अयोध्या के पूर्व सांसद विनय कटियार ने तो ये तक कह दिया कि जल्द ही चंपत राय जेल जाने वाले हैं। पीएम मोदी से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चंपत राय और गोपाल राव के नाम भी शामिल हैं और जांच के आधार पर चंपत राय को आगे चलकर जेल भी जाना पड़ सकता है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं और उन्हें भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। पैसों का जबरदस्त गबन हुआ है और इसकी जांच चल रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पहली बार आरएसएस ने भी चुप्पी तोड़ी है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इस घटना से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है।
दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मंदिर प्रबंधन की सभी कमियां दूर कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरह बीजेपी के संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं, उससे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आरएसएस को भी मजबूरी में सफाई देनी पड़ी है। मुश्किल में मोदी सरकार भी घिरती दिखाई दे रही है। उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर पेपर चोरी के आरोप लग रहे हैं। प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, जो अब पीएम मोदी के इस्तीफे की डिमांड तक बढ़ चुका है। सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन अनशन ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो क्या कुछ रहा जंतर मंतर पर आज, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन लगातार 14वें दिन भी जारी रहा। बारिश, उमस और बदलते मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी मांगों की नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। हालांकि लगातार धरने पर बैठे रहने की वजह से कई युवाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है। कुछ प्रदर्शनकारियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक ले जाना पड़ा। इसके बावजूद आंदोलनकारियों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ती दिखाई दे रही है। उनका शुगर लेवल काफी नीचे पहुंच गया और उनका वजन भी तेजी से कम हो रहा है। डॉक्टरों की निगरानी के बावजूद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। और इन सब के बीच अब इस आंदोलन को कई सामाजिक और राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। बीते दिन सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सागरिका घोष और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे थे। सभी ने इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर इस गतिरोध को खत्म करेगी, या फिर जंतर मंतर से उठी ये आवाज आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज होता जा रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा। वहीं एक और पेपर में छात्रों की परेशानी का मामला सामने आया है और छात्रों की परेशानी का कारण भी बीजेपी ही बनी है। बीजेपी नेताओं की रैलियों के चलते कई छात्र यूपी टीईटी की परीक्षा नहीं दे पाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी टीईटी परीक्षा के दिन बदायूं में जो तस्वीर सामने आई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के स्वागत में निकाले गए रोड शो और लंबे काफिले के कारण शहर की सड़कों पर भारी जाम लग गया। इसी जाम में बड़ी संख्या में परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी फंस गए और कई उम्मीदवार समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। अब इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई है। समाजवादी पार्टी सांसद आदित्य यादव ने एक्स पर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सालों की तैयारी और करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित इस परीक्षा में प्रशासनिक अव्यवस्था ने युवाओं के सपनों पर चोट पहुंचाई है। बरेली समेत आसपास के कई जिलों से आने वाले अभ्यर्थी घंटों तक जाम में फंसे रहे। अगर कोई छात्र समय से घर से निकलता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाता, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की बनती है। आदित्य यादव ने अपने एक्स पोस्ट के साथ कुछ अभ्यर्थियों के बयान भी साझा किए। साथ ही सरकार से मांग की कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा जाम के कारण छूट गई, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। साथ ही ये भी मांग उठाई गई कि भविष्य में किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के दिन राजनीतिक रोड शो, स्वागत यात्रा या ऐसे आयोजनों की अनुमति न दी जाए जिससे यातायात बाधित हो और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो। अब ये मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और राजनीतिक कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या सफाई देता है। छात्रों का रास्ता इसलिए बंद किया गया क्योंकि बीजेपी नेता का काफिला निकलना था, जिसके चलते छात्रों की परीक्षा ही छूट गई। इससे छात्र गुस्से में है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। वैसे गुस्सा सिर्फ जनता में ही नहीं दिख रहा, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल भी उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिहार में सहयोगियों की नाराजगी की खबर से बीजेपी भी अलर्ट हो गई है और अब उसने बिहार में अपने सबसे बड़े सहयोगी जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार की जासूसी तक शुरू करा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।
बिहार की राजनीति में जब भी नीतीश कुमार सक्रिय होते हैं, दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। यही वजह है कि इन दिनों उनकी हर गतिविधि चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार से मिलना पहले जितना आसान नहीं रहा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जब वो 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहने पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता और समर्थक आसानी से उनसे मुलाकात कर लेते थे। सुबह के वक्त वो लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते और बिना ज्यादा औपचारिकता के मुलाकात होती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आवास के प्रवेश द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति की पहचान पूछी जा रही है। मुलाकात का उद्देश्य दर्ज किया जा रहा है और पूरी जानकारी अंदर भेजी जाती है। इजाजत मिलने के बाद ही किसी को एंट्री दी जा रही है। इसी बदलाव के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी दल और कुछ राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है या फिर नीतीश कुमार की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश है। इन दावों को और हवा इसलिए मिली क्योंकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार लगातार संगठन को मजबूत करने और लोगों से सीधा संवाद करने में जुटे दिखाई दिए। इसी बीच चर्चा ये भी रही कि उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने की बातें हुई, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहने के संकेत दिए। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इस सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किसी भी VIP से मिलने वालों की जांच और रिकॉर्ड रखना सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। वहीं सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें इन आरोपों की पुष्टि की गई हो। नीतीश से मुलाकात करने वालों का अब पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन देश की अदालतें जरूर बीजेपी सरकार के संविधान विरोधी कदम पर सख्त टिप्पणियां कर रही हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। तो क्या है ये पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर एक्शन लिए जाने वाले मामले में अदालत ने सख्ती दिखाई है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने को कोर्ट ने सरासर गलत बताया है। दरअसल महाराष्ट्र में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने तड़ीपार करने का आदेश दिया था और इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को ही कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि किसी को सिर्फ इसलिए क्षेत्र से निष्कासित नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। पुलिस नौकर नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन यहाँ तो वॉशिंग मशीन चल रही है। वह अब कोर्ट की इस टिप्पणी का विपक्ष ने स्वागत किया है, साथ ही सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए शुक्रिया कहा और बीजेपी को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार को इन टिप्पणियों पर केवल मनन नहीं बल्कि अपने कृत्य पर शर्म करनी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब चुप रहना आसान हो तब बोलना साहस का काम है। न्यायिक स्वतंत्रता का सही अर्थ याद दिलाने के लिए न्यायमूर्ति जाधव जामदार को सलाम। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो तंज कस दिया और कहा कि अदालत द्वारा प्रमाणित वॉशिंग मशीन यानी साफ है कि अब बीजेपी की मनमानी पर न्यायपालिका सख्त हो गई है, जिससे सरकार और प्रशासन को झटका लगा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मंदिरों में चंदा चोरी को लेकर के संघ की अब नींद खुली है और संघ ने चिंता जाहिर की है कि इस कांड से भक्तों की श्रद्धा को ठेस लगी है। संघ की चिंता भी जायज़ है क्योंकि सुना है कि चोरी होने के बाद से मंदिरों में जो चढ़ावा चंदा आता था उसमें भारी कमी आई है और 90% तक कमी आ गई है। इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस तरह की कितनी ज़्यादा उसको लेकर के कितनी ज़्यादा कमी हो चुकी है और लोगों को कितना इससे आघात लगा है। अब देखना यह है कि चंपत हुए चोर तो गबन हुई रकम कब तक जनता के सामने आई।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।